Last class about what which are the various ways using which we can create data frame. कौन सी ways थी data frame create करने की? तो using dictionary, that has been seen. डिक्शनरी में भी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी एंड लिस्ट ऑफ लिस्ट है ना. लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूज करके भी देख लिया, लिस्ट ऑफ लिस्ट यूज करके भी देख लिया. सो दीज वेर टू टाइप्स यूजिंग विच वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम. आफ्टर दिस अनदर वे दैट वी सॉ वाज यूजिंग एनडी एरे. एनडी एरे यूज करके कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देखा. थर्ड टाइप वाज यूजिंग सीरीज ऑब्जेक्ट, ये भी हमने देखा. और फोर्थ टाइप जो था वो फोर्थ टाइप था जिसमें हमने देखा था यूजिंग अनदर डेटा फ्रेम. ठीक है, अनदर डेटा फ्रेम. So these were 4 or 5 ways using which we have seen to create a data frame. All right, just a minute, I am facing some sound issues right now. Okay, so these were the ways using which we saw to create a data frame. अब डेटा फ्रेम क्रिएट करने के ये तरीके तो देख लिए. अब हम देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ें हैं जो हमको इस डेटा फ्रेम क्रिएशन में पढ़नी है. एक मिनट, लेट मी रब इट. सो आवर टुडेज टॉपिक्स आर अबाउट डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स. नाउ व्हाट इज दिस डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स? सो जो ये डेटा फ्रेम होता है उस डेटा फ्रेम की सारी इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा फ्रेम कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स. ऑलराइट, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि डेटा फ्रेम कितना बड़ा है, डेटा फ्रेम में कितने एलिमेंट्स हैं, डेटा फ्रेम का डेटा टाइप क्या है ना, डेटा फ्रेम के क्या इंडेक्सेस हैं, डेटा फ्रेम के क्या कॉलम्स हैं. सो देयर आर वेरियस इंफॉर्मेशन दैट अ डेटा फ्रेम कंटेन्स, and all those various information which a data frame contains can be accessed using the data frame attributes. So data frame attributes का यूज करके हम लोग easily access कर सकते हैं. प्रीति सोलंकी वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके, okay, I think my voice will be clear now. यार आवाज ही नहीं आ रही. हाँ, okay, all right. So the various attributes which are there, let us see those attributes. So these are the attributes that we have to focus on in our today's class. Which are those attributes? Index attribute, columns attribute, axis attribute, d types attribute, size attribute, shape attribute, values attribute, empty attribute, endiv attribute and t attribute. If I talk you, तो ये जितने भी attributes, all the attributes which we are looking right now, all these attributes are common from the series डेटा स्ट्रक्चर एज वेल. सीरीज डेटा स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के टाइम पे भी ये सारे एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े थे. ठीक, सो वी आर लुकिंग इनटू सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स, वी विल बी कंसिडरिंग सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स अगेन. सो लेट्स सी द फर्स्ट एट्रीब्यूट. पहला एट्रीब्यूट यहाँ पर बताया हुआ है इंडेक्स एट्रीब्यूट. अब व्हाट डज दिस इंडेक्स एट्रीब्यूट विल डू? सो डेफिनेटली इट विल फाइंड द इंडेक्स. अब जब ये इंडेक्स फाइंड करेगा तो हमें लिखना क्या पड़ेगा? तो हमें लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम का नाम, डॉट नोटेशन एंड देन द एट्रीब्यूट्स नेम मीन्स इंडेक्स. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू राइट, df डॉट इंडेक्स. ऑलराइट, अगर मुझे कॉलम्स एक्सेस करना है तो नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, नेम ऑफ द डेटा फ्रेम एंड देन द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट. सो दिस इज हाउ आई कैन एक्सेस द कॉलम्स. अगर मुझे देखना एक्सेस कौन कौन सी है, एक एक्सेस ये वाली होगी, एक एक्सेस ये वाली होगी. सो इफ़ आई वांट टू एक्सेस द नेम ऑफ द एक्सेस तो मुझे डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ेगा और डॉट लगाकर एट्रीब्यूट का नाम. सो दिस इज़ हाउ आई कैन फाइंड आउट द वेरियस एक्सेस. तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इनको एक्सेस कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग दिस एज अ रेफरेंस.
DFN नाम का ये एक डेटा फ्रेम है मेरे पास. अब हम उसको रेफरेंस लेंगे. there are how many columns? There are 2 number of columns. How many number of rows? तो there are 3 number of rows. Marketing columns, sales column, age row, name row, sex row. ठीक है, तो ये कॉलम्स और रोज की बात मैंने यहाँ पर कर ली. नाउ look at this example. dfn.index. As soon as I write dfn.index, मतलब name of this dot whatever the attribute is, तो यहाँ पर attribute क्या है, तो dot index attribute है. तो जैसे ही मैंने यहाँ पर index attribute लगाया तो आप देखोगे कि यहाँ पर आउटपुट क्या आया. तो आउटपुट that has been generated is index, age, name, sex. ठीक है, तो क्या हुआ, आपको सारे के सारे इंडेक्सेस के नाम इसने प्रोड्यूस करके बता दिए. Similarly, if I will be putting the code to be dfn.columns, so definitely it will print the names of columns. तो कॉलम्स कौन कौन से हैं, तो देखो मार्केटिंग और सेल्स, तो आउटपुट आ गया मार्केटिंग और सेल्स. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय रैंडम. ये ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर जब आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो वो ये चीज़ें रैंडमली प्रोड्यूस करता है. ठीक है, बस जो इंपॉर्टेंट है वो है ये एज, नेम, सेक्स, मार्केटिंग, सेल्स. दिस आउटपुट विच इट इज़ जनरेटिंग इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग यहाँ पर उन्होंने लगाया एक्सेस ऑपरेटर. सो dfn.access. access means how many access do we have? So we have 2 number of access. First one is this, second one is this. So definitely it will be producing both of the names, this one also and this one also. So you can clearly see the output. access का output आप देखो तो वहाँ पर जब access का output आया हुआ है तो यहाँ पर output में यहाँ पर index age, name, sex भी दिया हुआ है और index में marketing और sales भी generate किया हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से ये accesses भी generate कर सकता है. और dfn.dtypes, dtypes मीन्स डेटा टाइप प्रोड्यूस करता है. तो डेटा टाइप, सेल्स का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट और मार्केटिंग का भी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट. जब हम कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं तो द डिफॉल्ट डेटा टाइप दैट इट विल यूज इज द ऑब्जेक्ट डेटा टाइप. दैट विल बी द डिफॉल्ट डेटा टाइप दैट दिस डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर विल यूज. बचे हुए जो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं जो हमने सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में देखे. तो जैसे कि साइज एट्रीब्यूट, शेप एट्रीब्यूट, एंडिम एट्रीब्यूट और एम्प्टी एट्रीब्यूट, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स दे आर द सेम दैट वी हैव सीन इन द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर. तो अगर आप लोग को ये वाले एट्रीब्यूट्स क्लियर हैं, पता है, तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं पता है तो जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट और वहाँ पर देखना आपको ये रिकॉल हो जाएगा. अगर वो रिकॉल नहीं होता है एंड यू फेस सम डिफ़िकल्टी तो हम लोग इसको फिर से कवर कर लेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक और इन्होंने एक फंक्शन बता रखा है जिसका नाम है लेंथ फंक्शन. ये लेंथ फंक्शन क्या करता है, तो लेंथ फंक्शन कैलकुलेट करता है लेंथ. तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर LEN और ब्रैकेट में लिखा DFN, सो द आउटपुट दैट इट हैज़ प्रोड्यूस्ड इज 3, क्योंकि उसकी लेंथ 3 है ना. 3 है लेंथ, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ रोज हैं तो उसने लेंथ प्रोड्यूस कर दी. एक और फंक्शन यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं काउंट. नाम से पता चल रहा है व्हाट काउंट विल डू, सो इट विल काउंट. किस पे काउंट करवाना है, तो DFN हमारा नाम है. सो DFN पे जब हम इस तरीके से काउंट फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0 और 0 रिप्रेजेंट्स कॉलम. ठीक है, 0 लिखा हुआ है और 0 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. तो जब हम dfn.count इस तरीके से कोड लिखेंगे तो जो आउटपुट होगा वो आउटपुट होगा कॉलम्स का. सॉरी, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर कॉलम्स उसने आउटपुट में प्रोड्यूस कर दिए. मार्केटिंग 3 और सेल्स 3, कॉलम्स का काउंट निकाल कर उसने यहाँ पर बता दिया. नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर 0 की बजाय लिख दूँ 1, ठीक है, यहाँ पर मैं 0 की बजाय लिख दूँ 1, तो 1 रिप्रेजेंट रो. तो अब ये रोज़ के आउटपुट मुझे देना चालू कर देगा. तो रोज़ कितनी है मेरे पास, तो रोज़ हैं 3. एज, नेम और सेक्स तीनों में है 2 वैल्यूज़. तो यहाँ पर इस तरीके से ये आउटपुट हमारा जनरेट करेगा.
ऑलराइट, तो यहाँ पर या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, या तो फिर अगर आप उस तरीके से नहीं लिखना चाहते, 0 और 1 नहीं लिखना चाहते, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। dfn डॉट काउंट फंक्शन ब्रैकेट में 0 और 1 की बजाय एक्सिस इज इक्वल्स टू इंडेक्स, एक्सिस इज इक्वल्स टू कॉलम्स। अगर आप एक्सिस इज इक्वल्स टू इंडेक्स लिखोगे तो डेट विल प्रोड्यूस जो भी आपके नंबर ऑफ रोज कॉलम्स है वो प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, इन्होंने ये इस तरीके से बताया काउंट 0। हाँ, लिखने का तरीका पता है कि आप काउंट 0 की बजाय अगर इंडेक्स भी लिखोगे तो भी वो जनरेट कर लेगा। ठीक है, सो दीज आर द टू वेज यूजिंग विच यू कैन एक्चुअली प्रिंट द सेम आउटपुट। या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, आउटपुट विल रिमेन द सेम। ऑलराइट, तो ये हुआ काउंट फंक्शन के बारे में। अब हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिए एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या? प्रॉपर्टीज, जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास डेटा फ्रेम से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके। ठीक है, इफ एनीबडी हैज़ डाउट पूछो अर्पिता। सर यू हैव एक्सप्लेन दैट काउंट फंक्शन। सर हम लोग एक्सेस में अगर इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर देंगे तो वो इंडेक्स नहीं प्रिंट करेगा? यहाँ पर बोल रहे हो ये जो पॉइंट पर इन्होंने लिखा हुआ है ये वाला? यस सर। हाँ, यहाँ पर एक्सिस इज इक्वल्स टू इंडेक्स लिखा हुआ है तो उसको एक्चुअल में इंडेक्सेस प्रिंट करने थे। आई बिलीव कि ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। मतलब यहाँ पर एक्सिस इज इक्वल्स टू कॉलम्स लिखना था, जब हम एक्सिस इज इक्वल्स टू कॉलम्स लिखते तो ये आउटपुट आता, और जब एक्सिस इज इक्वल्स टू इंडेक्स लिखते तो ये आउटपुट आता। ठीक है, बट वो ऊपर नीचे लिखा यस। हुआ है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर गलत मेंशन कर दिया। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, एक्सिस जो हमारी 0 होती है वो 0 एक्सिस हमारी कॉलम होती है, तो यहाँ पर हमको कॉलम ही लिखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने लिखकर ऐसा डाउट क्रिएट कर दिया। बट डेफिनेटली आई डू बिलीव कि ये वाला पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट इसका है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसका है, वो इंटरचेंज हो गए हैं। आई डू बिलीव दिस कि वो ऐसा हुआ है, क्योंकि वो गलत ही लिख दिया है। काउंट अगर इज इक्वल्स टू कॉलम्स लिखोगे तो कॉलम्स काउंट करना चाहिए ना, रोज थोड़ी ना काउंट करना चाहिए। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये इसका है और ये इसका है, ये इंटरचेंज हो गए हैं। ऑलराइट, ओके सर। ठीक। नेक्स्ट एक और जो हमने यहाँ पर नाम देखा था, यहाँ पर एक देखा था टी। ठीक है, ये जो टी होता है इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है? इट कन्वर्ट्स रो टू अ कॉलम एंड कॉलम टू अ रो। मतलब अगर मेरे पास ये डेटा टाइप, ये डेटा फ्रेम है, अगर मैं इस पे ट्रांसपोज फंक्शन लगा दूं, मतलब मैं ऐसा लिख दूं dfn.t, मतलब मैंने ट्रांसपोज फंक्शन लगा दिया। ठीक है, सिर्फ dfn.t लिखने से नहीं होगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट, अगर स्क्रीन पे आउटपुट भी देखना है ना तो आपको लिखना पड़ेगा dfn.t को प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो मैंने लिखा dfn.t, तो अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा पता है? एज, नेम और सेक्स। अब ये आपके कॉलम बन जाएंगे और मार्केटिंग और सेल्स जो है वो आपके रो बन जाएंगे। ठीक है, अब एज आपकी आ जाएगी 25, 24, नेम आ जाएगा नेहा और रोहित, और फीमेल और मेल। मतलब व्हाट डज ट्रांसपोज डू? ट्रांसपोज कन्वर्ट्स रो इनटू अ कॉलम एंड कॉलम इनटू अ रो। पूरा ट्रांसपोज कर देता है, रिवर्स कर देता है, कॉलम को रो बना देता है, रो को कॉलम बना देता है। ट्रांसपोज फंक्शन ये नया था इसलिए हमने इसको यहाँ पर देख लिया, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर हमने उसको आउटपुट में देखा है। तो जैसे कि मेरे पास जो मेरा मेन डीएफएन टेबल था वो ऐसा था, है ना? ये मेरा डीएफएन था, इस पे मैंने लगा दिया dfn.t। जब मैंने इस पे dfn.t लगा दिया तो देखो जो रोज थी वो नाउ दे हैव बीन कन्वर्टेड टू अ कॉलम, और जो हमारे कॉलम्स थे दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अ रो। तो इस तरीके से हम कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। द थिंग दैट वी नीड टू यूज इज ट्रांसपोज फंक्शन dfn.t। ये ट्रांसपोज फंक्शन हमको यूज करना पड़ेगा ऐसे कन्वर्जन करने के लिए।
आई होप ट्रांसपोज विल बी इज क्लियर टू यू। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 30, जिसमें उन्होंने बोला है कि आपको ओरिजिनल डेटा फ्रेम और उसका ट्रांसपोज दोनों प्रिंट करके बताना है। तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम और ट्रांसपोज प्रिंट करके बताना है तो सबसे पहले तो आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। अब डेटा फ्रेम में क्या क्या वैल्यूज स्टोर करना है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वेट, एज और नेम। 3 पर्सन्स के वेट, एज और नेम आपको इनपुट करना है। तो सीधी सी बात है, आपको पहले तो डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो देखो, डेटा फ्रेम बनाने के लिए डिक्शनरी बनाई हमने, वेट, एज और नेम को हमने ले लिया कीज़, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ डालनी थी वो वैल्यूज़ के लिए हमने यहाँ पर ले लिया वैल्यू पेयर, तो ये हमने वैल्यूज़ डाल दी। ये क्लियर है डेटा फ्रेम कैसे बनाया, डिक्शनरी का यूज़ करके, की वैल्यू पेयर का यूज़ किया। वेट, एज और नेम उन्होंने बोला कि वो यूज़ करना है, तो हमने वेट, एज और नेम हमने कीज़ में यूज़ कर लिया, और कोलोन लगा के जो भी हमको वैल्यूज़ डालनी थी तो वो 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। अब हमने प्रिंट किया ओरिजिनल डेटा फ्रेम। तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम कहाँ पर स्टोर था, डीएफ में, और प्रिंट करना था ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हमने प्रिंट कर दिया df.t। तो आउटपुट क्या आया, तो आउटपुट आया, पहला तो आया ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम, क्योंकि आपने पहले df प्रिंट किया था। फिर आपने नीचे प्रिंट किया ट्रांसपोज df.t, तो आया ये वाला आउटपुट। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज और ओरिजिनल डेटा फ्रेम को प्रिंट कर सकते हैं, और ये हमारा तरीका हो सकता है एक्सेस करने का, किसी डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करने का, ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। इन्होंने नीचे बताया हुआ है कि नंपाई रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है डेटा फ्रेम का। तो नंपाई रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं, आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, वही जो एरे फंक्शन हमने लगाया था ना, numpy.array, तो वही इन्होंने बताया है कि आपको अगर numpy रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको एरे फंक्शन लगाना पड़ेगा, और एरे फंक्शन के अंदर आप लोगों को एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर जो भी छोटी छोटी स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू इनपुट करनी होगी वो आप कर सकते हो। तो ये कोई इतना खास नहीं था, जो ऊपर के 4 ट्रांसपोज तक के खास थे वो हमने देख लिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स मतलब कि आपके डेटा फ्रेम में जो सारी इंफॉर्मेशन है, उन सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। तो हमें इन एट्रीब्यूट्स को, इसके बाद भी हमें इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें डेटा फ्रेम की कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स हमने देख लिए। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ये भी एक खास टॉपिक है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आप, अभी तो हम क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम एक्सेस कर रहे थे, है ना। जैसे कि पीछे वाला पेज देखें अगर, तो यहाँ पर जब मैंने प्रिंट किया ये वाली लाइन, जैसे प्रिंट डीएफ, तो मुझे ये आउटपुट मिला, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम मुझे आउटपुट में मिला। बट व्हाट इफ़ आई वांट ओनली दिस वन टू बी द आउटपुट, सिर्फ मुझे वेट का कॉलम आउटपुट में चाहिए, मुझे सारी नंबर ऑफ फील्ड्स नहीं चाहिए, सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक कॉलम कोई सा भी एक्सेस करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे अब ये वाली मेथड यूज़ करनी पड़ेगी जो अब हम सीखने वाले हैं। इन्होंने फॉर एग्जांपल हमें एक DTF5 नाम का एक डेटा फ्रेम प्रोवाइड किया हुआ है। इस डेटा फ्रेम का यूज़ करके इफ़ आई वांट टू एक्सेस ओनली द पॉपुलेशन कॉलम, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन कॉलम एक्सेस करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा DTF स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोटेशन में पॉपुलेशन। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो आउटपुट है, ये डेटा फ्रेम का आउटपुट देखने को मिलेगा। अभी तक क्या होता था, हम DFN प्रिंट करते थे, DTF5 प्रिंट करते तो पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट होता। बट अगर मुझे सिर्फ एक ही कोई सा कॉलम एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा DTF5, एक्चुअली इसका नाम DTF5 है, तो DTF5 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशन में पॉपुलेशन। तो वो सिर्फ पॉपुलेशन वाला फील्ड ही मुझे प्रिंट करके बताएगा। ऑलराइट, अगर ये नहीं करना है तो वी हैव अनदर वे, हम लोग डॉट नोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब डॉट नोटेशन कैसे यूज़ करेंगे, तो डॉट नोटेशन यूज़ करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा DTF5 डॉट
और बिना कोटेशन के कॉलम का नाम। ठीक है, तो हम इस तरीके से, ये दो तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को, डेटा फ्रेम के किसी स्पेसिफिक कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। या तो हम DTF5 और पॉपुलेशन लिख दें, या तो हम DTF5 डॉट पॉपुलेशन लिख दें। याद रखना, यहाँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में कोटेशन में लिखना पड़ेगा, मतलब सिंगल कोट में, और नीचे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर कोटेशन में नहीं लिखना है। DTF5 डॉट पॉपुलेशन। अब व्हाट इफ कि मुझे एक से ज़्यादा कॉलम्स डिस्प्ले करना है, अभी तो एक करना था तो मैंने लिख दिया और डिस्प्ले कर लिया। अगर मुझे पॉपुलेशन और हॉस्पिटल दोनों डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉपुलेशन के बाद कॉमा लगाकर सिंगल कोट में हॉस्पिटल्स भी लिखना पड़ेगा। जब मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे अब मल्टीपल कॉलम्स आउटपुट में देखने को मिलेंगे। देखते हैं कैसे। तो ये देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वही एग्जाम्पल लिया और अब इन्होंने क्या बोला कि अगर मुझे हॉस्पिटल्स और स्कूल दोनों कॉलम डिस्प्ले करना है तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे DTF लिखना पड़ेगा, DTF5। ठीक, ये वाला एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा रहे थे अभी भी। ठीक है, एक कॉलम था तो हमने एक ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब हमारे पास दो कॉलम है तो मुझे पहले तो एक लिस्ट के अंदर इसको स्टोर करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा स्कूल कॉमा और उसके बाद हॉस्पिटल। हमने पॉपुलेशन और हॉस्पिटल यूज़ किया था, मैंने स्कूल लिख दिया यहाँ पर क्योंकि एग्जाम्पल में था। तो एक चीज़ ध्यान देना, मतलब हमें यहाँ पर एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट तो लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद एक छोटा स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ को हम स्टोर करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एरे बनाते हैं तब भी दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर डेटा रखता है। सिमिलरली जब हम ऐसे एक से ज़्यादा कॉलम्स भी डिस्प्ले कर रहे हैं तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में भी हमें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट जो मेन स्क्वायर ब्रैकेट होगा और एक छोटा स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर ये सारे कॉलम्स कहीं ना कहीं स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर हमने जो लिया था वो भी करके बताया है क्या, नहीं ये नहीं बताया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एग्जांपल्स बताए हुए हैं कि किस तरीके से हम मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स एक्सेस करना है तो सिर्फ और सिर्फ डॉट नोटेशन यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता। डॉट नोटेशन लेके यूज़ करने का एक ही हमारा मकसद होता है कि हमको अगर सिंगल कॉलम एग्जीक्यूट करना हो, सिंगल कॉलम एक्सेस करना हो तो हम डॉट नोटेशन यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करना है तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करना पड़ेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक छोटा स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर ये दोनों कॉलम्स के नाम मुझे लिखना होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 31 मुझे दिया हुआ है, देखते हैं। गिवन अ डेटा फ्रेम नेमली एड दैट स्टोर्स द एड बाय एनजीओज फॉर डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में एक एनजीओ क्या क्या चीज़ें स्टोर करती है। आंध्र प्रदेश में कितने टॉयज़ हैं, आंध्र प्रदेश में कितनी बुक्स हैं, आंध्र प्रदेश में कितनी यूनिफॉर्म है, आंध्र प्रदेश में कितने शूज़ का इनके पास स्टोरेज है। तो ऐसा करते करते इनके पास 4 अलग अलग स्टेट्स का ऐसा कलेक्शन है डेटा का। अब हमें क्या बोल रहे हैं ये, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एड फॉर बुक एंड यूनिफॉर्म एंड शूज़ ओनली। आपको एक बार प्रिंट करना है बुक्स और यूनिफॉर्म को, और एक बार प्रिंट करना है सिर्फ और सिर्फ शूज़ को। सिंपल। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नाम क्या है, एड है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम का नाम। ये रहा मेरा डेटा फ्रेम का नाम। डेटा फ्रेम का नाम लिखने के बाद एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उस बड़े स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक छोटा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या क्या डिस्प्ले करना है, तो बुक्स और यूनिफॉर्म्स, तो यहाँ पर लिख दोगे बुक्स कॉमा यूनिफॉर्म सिंगल कोट में। ऐसा लिखोगे तो आपको ये आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और अगर सिर्फ आपको एक ही कॉलम एक्सेस करना है तो आप सिंपली लिख दो एड डॉट, कौन सा कॉलम एक्सेस करना है, शूज़, तो एड डॉट शूज़। यहाँ पर मैंने डॉट नोटेशन यूज़ कर लिया। मैं ऐसा भी लिख सकता था, एड स्क्वायर ब्रैकेट शूज़, तो भी कोई गलत नहीं होता, पर सिंगल कॉलम था तो मैंने डॉट नोटेशन लगा लिया।
तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, हम सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स को प्रिंट कर सकते हैं. दिस इज़ द वे यूजिंग विच हम प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है. तो आज की क्लास के लिए एक्चुअल में मैंने इतना ही मटेरियल कलेक्ट किया था कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे. तो आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना है. अभी अगर आप लोगों को लग रहा हो कि कोई सा टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हो, हम उसको क्लियर कर लेंगे. ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने सीरीज़ में ऑलरेडी पढ़ लिया है. तो आप लोग अगर वो वाली वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को वहाँ पर समझ में आ जाएगा. मैं वो वीडियो को टैग कर दूंगा कौन सी वीडियो में आपको वो पार्ट देखने को मिलेगा. तो वहाँ से आप लोग देख लेना, क्योंकि ये फिर से एक्सप्लेन करना मीन्स अगेन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. पर फिर भी आपको लगता है कि ये नहीं समझ में आया कि ये हुआ क्या, तो सीधी सी बात है कि तो हम उसको समझेंगे ही. बट ऑलरेडी समझ चुके हैं, वो रिकॉल करना है अगर तो रिकॉल करने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो. ठीक है. तो ये टॉपिक्स थे. मैं आपको शॉर्ट वीडियोस भी सेंड कर रहा हूँ ये टॉपिक्स का जो मैंने आज पढ़ाए हैं. तो आप जब तक टाइम है तो वो शॉर्ट वीडियोस भी देख लो, तो आपको ये पूरी समरी उसकी और समझ में आ जाएगी. और ये जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग तो मैं ग्रुप पे शेयर कर ही दूंगा, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा जो मैंने आज पढ़ाया उसका. ऑलराइट, सो इफ़ यू हैव सम डाउट सो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास. Okay, so students, thank you so much for today's class. You can move to the group. I am sharing right now the videos, so you can go through them. All right, so thank you class, see you in the next class. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.